नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आप लेकर आपकी केवीएस की पेडागोजी की स्पेशल क्लास। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम पेडागोजी स्पेशल सीरीज केवीएस के लिए चला रहे हैं और बहुत शानदार आपको यहाँ पर क्लासेस ये मिलने वाली हैं। मैंने आपको अब तक इसमें कल इंस्ट्रक्शनल प्लान पढ़ाया था और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि निपुण निपुण भारत के अंतर्गत चीज आती है, जो हम पढ़ते हैं क्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे हम एफएलएन नाम से भी जानते हैं। एफएलएन, ये एफएलएन टॉपिक जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केवीएस एग्जाम को देखते हुए। तो इस टॉपिक को मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एफएलएन को मैं बिल्कुल आपका कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एफएलएन है क्या और ये कैसे कैसे ये चीजें आई और ये निपुण भारत क्या है। ये सब बात में थोड़ी सी हल्की सी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, एक सेकंड के लिए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि निपुण भारत और एफएलएन है क्या चीज। थोड़ा मेरे साथ इसमें समझते चलेंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्या है निपुण भारत और एफएलएन। तो दोस्तों, हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारी आई एनईपी 2020। एनईपी 2020 इसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और इसके तहत बहुत सारे स्तरों के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की में बात की गई, इसमें कि स्कूल स्तर पे ऊपर बात की गई, नर्सरी एजुकेशन के ऊपर भी बात की गई, ठीक है ना। और नर्सरी एजुकेशन में जो बात की गई आपकी, वो इस प्राइमरी स्तर पर जो बात की गई, वो आपका जो पैटर्न निकल के आया इसका, वो क्या था, जो पहले पैटर्न 10+2 का चलता था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको कैंसिल करके 5+3+3+4 एजुकेशन पैटर्न आपका देखने के लिए मिला। सर, ये 5+3+3+4 ये क्या चीज़ है, थोड़ा आप इसमें हमें बताएंगे। जरूर दोस्तों, इसी को मैं आपको बताऊंगा। जो 5 है आपका, ये 5 है आपका क्या, 0 से 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, 8 वर्ष के बच्चों के लिए, जिन जिन बच्चों की उम्र 3 से 8 वर्ष है, वो बच्चे इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। इसको 5 को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं इंग्लिश में फाउंडेशनल स्टेज। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम मूलभूत या आधारभूत स्तर। मूलभूत या आधारभूत स्तर, ये क्या है, ये 5 वर्ष वाला जो है मूलभूत या आधारभूत स्तर है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो 3 है, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज बोली जाती है। इसके अंदर कौन से बच्चे आते हैं, देखो, सबसे पहले आपको इस 5 को मैं बांट दूं। 5 को भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। 5 को हम 2 भागों में क्या बांटते हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे एक में आ गए और 7 और 8 वर्ष के बच्चे एक में आ गई। तो 3 से 6 वर्ष वाला जो भाग है, इसी को हम आंगनवाड़ी, बालवाड़ी या बाल वाटिका कहते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या है, बिल्कुल प्री प्राइमरी एजुकेशन लेता है। मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा, यहाँ पर क्लियर बात कह रखी है कि यहाँ पर किसी भी किताब का बिना प्रयोग किए हुए, नो टेक्स्ट बुक आपको यूज करते हुए बच्चों को यहाँ पर खेल के माध्यम से ही शिक्षा देनी है। तो ये एक भाग हो गया। इस 5 में से भी भाग डिवाइड कर दें 2 ग्रुप में, और यहाँ 7 और 8 वर्ष के बच्चे को हमें क्या करानी है, कक्षा 1 और 2 में एडमिशन देना है। कि यह हो गई क्लास 1 और 2, ठीक है। इसके बाद क्लास 1 और 2 मतलब कक्षा 2 तक बच्चा यहाँ पर इस पहले ग्रुप में हो जाएगा। कक्षा 3, 4 और 5 में इस 3 का मतलब हो गया कक्षा 3, 4 और 5। इस वाले 3 का मतलब क्या हो गया, ये मिडिल स्टेज हो गई। इसमें बच्चा क्या सीखेगा, कक्षा 6, 7 और 8 इसके अंदर हो जाएंगी। और इस 4 का मतलब क्या है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। इसमें क्या आ जाएगा, कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा अब शिक्षा का जो है पैटर्न चेंज हो गया। 10+2 को खत्म करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। ये बात हो गई है 5 का। यहाँ पर इस 5 के ऊपर, 5 जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल स्टेज या आधारभूत या मूलभूत स्तर, इसके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। क्यों जोर दिया गया है भाई, इसके ऊपर जोर देने के कारण है कि सबसे पहली बात तो ये जो है, ये 5 वाला जो स्तर है जिसे हम कहते हैं नर्सरी स्टेज या प्री प्राइमरी स्टेज, ये आज तक की सबसे ज्यादा इग्नोर्ड स्टेज, मतलब सबसे ज्यादा इग्नोर की गई स्टेज यही स्टेज थी।
आज से पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, दो इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। कौन कौन सी इससे पहले, एनईपी से पहले कौन कौन सी शिक्षा नीति आ चुकी है? एक सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में आई, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इसके अलावा 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और उसके बाद में 1992 में इस दूसरी का ही क्या हुआ, रिवीजन हुआ। इस दूसरी को ही क्या हुआ, इसमें ही सुधार किए गए। 1992 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी, इसमें सुधार किया गए थे। दूसरी में जो दिक्कतें थी उसमें सुधार किए गए थे, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश की, वो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ही पहली बार किसके ऊपर बात की गई, इस प्राइमरी स्टेज मतलब इस मूलभूत स्तर के बारे में बहुत जोर दिया गया। इसमें ही ईसीसीई के ऊपर जोर दिया गया, ईसीसीई के ऊपर इसमें जोर दिया गया, ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्यों जोर दिया गया भाई? इसके ऊपर जोर देने का एक कारण भी था। क्या कारण था? हमारे देश में एक सर्वे हुआ अभी 2020-21 में, क्या हर साल सर्वे होता है, तो इसमें सर्वे में क्या बात देखी गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो बन गई, इसमें इस एफएलएन के ऊपर भी जोर दिया गया। इसमें इस एफएलएन के ऊपर मतलब मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान के ऊपर जोर तो दिया गया, लेकिन हर साल हमारे देश में ना एक क्या हुआ, एक सर्वे कराने की बात की गई। उस सर्वे में 2021 में पाया गया कि यार जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं, कक्षा 3 तक के बच्चों में पाया गया कि प्रत्येक 3 में से एक बच्चा हिंदी के साधारण वाक्य को भी नहीं पढ़ पा रहा है, और कक्षा 3 तक ही प्रत्येक 5 में से 2 बच्चा, आपके 200 में से 100 गए तो कितने बचे, या 100 में 50 जोड़े तो कितने हुए, इतने आसान सवालों को भी नहीं कर पा रहा, इतने आसान सवालों को भी नहीं कर पा रहा। तो देश में बात सोची गई शिक्षाविदों द्वारा कि भाई हम कहां जा रहे हैं, हम अपने इस आधारभूत स्तर पर तो ध्यान नहीं दे रहे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है हमारे बच्चों की, और सारा का सारा भविष्य, सारी की सारी नींव इसी के ऊपर टिकी हुई है। इसके ऊपर हम जोर न देकर, इसके ऊपर हम ध्यान न देकर हम आगे की बातों को सोच रहे हैं, आगे की बातों के बारे में हम शिक्षा नीतियां बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये सब बर्बाद है, सब वेस्ट है, क्योंकि यदि बच्चे के ऊपर ये हमने अपना इन्वेस्ट नहीं किया इस छोटे उम्र के बच्चों के ऊपर, तो क्या होगा, आगे आने वाले साल में हमें ड्रॉप आउट्स, मतलब बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि जब उसे समझ में नहीं आएगा तो चौथी 5वीं में वो पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसे मजा ही नहीं आता। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, इस फाउंडेशनल स्टेज मतलब इस 5 जो वर्ष की उम्र है, ये वाली 3 से 8 वर्ष की उम्र जो है, 5 साल जो पढ़ाई की, इसके ऊपर विशेष जोर दिया गया। और इसी विशेष जोर देने के ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तो बन गई, लेकिन इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद इन्होंने 2021 में जब ये सर्वे हुआ, इसी के बाद इन्होंने 3 ड्राफ्ट निकाले, और सबसे पहला जो ड्राफ्ट निकाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छा बनाने के लिए, भाई ड्राफ्ट, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबके बारे में बात दे रखी है, तो इन्होंने ड्राफ्ट निकाला सबसे पहला, जिसे कहते हैं हम निपुण भारत। या ड्राफ्ट निकाला निपुण भारत करके एक ड्राफ्ट निकाला, और इस निपुण भारत में किसके ऊपर बात की गई, इस निपुण भारत में आपकी FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, या जिसे कहते हैं आधारभूत साक्षरता व अंक ज्ञान के ऊपर बात की गई। इस निपुण भारत के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। और इस निपुण भारत डॉक्यूमेंट में एक टारगेट दिया गया कि 2026-27 तक हमें प्रत्येक जो बच्चा है अपना, उसे ग्लोबल स्तर पर ले जाना है। ग्लोबल स्तर पर मतलब उसका क्या हो, उसको आधारभूत साक्षरता हो भाषा में, और उसे आधारभूत अंक ज्ञान भी उसके अंदर हो, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी हो लैंग्वेज की, और न्यूमरेसी मतलब उसको साधारण अंक ज्ञान भी पता हो, कम से कम वो इतनी चीजें तो कर पाए। इसके लिए एक स्तर कुछ तय कर दिए गए, क्योंकि 3 तक ही बच्चे का बेस बन जाता है, कक्षा 3 ग्रेड 3 तक बच्चे का बेस बन जाता है। ये बात इसके ऊपर बताई गई। और इसके बाद फिर हमारा NCF 2022 आया, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फिर चलते हैं अपने उसी की तरफ जो हम आज आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने आपका उसके लिए बेस बनाया, और चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये किस के अंतर्गत है ये बात, ये हमारी निपुण भारत का जो हमारा ड्राफ्ट निकाला 2021 में भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उसके अंतर्गत ही हम ये बात पढ़ रहे हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान।
यह एफएलएन आया एनईपी 2020 से। स्टार्टिंग तो इस एफएलएन की जो हुई एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से हुई, लेकिन विशेष जोर इसमें निपुण भारत के अंतर्गत इसमें दिया गया, जिसमें कहा गया कि हमारे देश में ज्यादातर बच्चों की क्लास 3 तक बुनियादी मूलभूत भाषा ज्ञान, साक्षरता और अंक ज्ञान बहुत अच्छी नहीं है। इसमें यह बात पाई गई कि हमारी कक्षा 3 तक के बच्चों की आधारभूत भाषा ज्ञान, साक्षरता व अंक ज्ञान बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हमें पहले विशेषतः इस पर जोर देना है। यदि हमारी नींव ही कमजोर रह गई तो मामला आगे का सारा खराब है। इसी वजह से ये देखने में आया है, देखो जब साक्षरता अच्छी नहीं रहेगी तो इसी वजह से क्या देखने को आया है कि जो ड्रॉप आउट्स या विद्यालय में या पढ़ाई छोड़ना बहुत अधिक संख्या में देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं, मैं आपको कारण बताता हूं। कक्षा 3 तक क्या होता, बच्चे को ये भी नहीं आता, एक सेंटेंस मान लो कोई लिख रहा हो कि मेरा नाम ये है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ, ये तो बच्चे इस चीज को भी लाइन को सही से नहीं पढ़ पाते कि मेरा नाम रिंकी है, मैं कक्षा 3 की छात्र हूं और मेरे प्रिय विषय गणित है। बच्चा इतने सेंटेंस यदि लिखा है उसको पढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ी दिक्कत है उसकी साक्षरता में, उसकी भाषा ज्ञान में, अंक ज्ञान में। ठीक है ना, ये सर्वे में बात पाई गई थी, ये बात मैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो बच्चा जब इन बातों को नहीं पढ़ पाता, इसका मतलब बच्चा पास तो होता रहता है। आरटीई एक्ट जो है हमारा, उसमें क्या है कि 8वीं तक आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, तो बच्चा पास तो क्लास में होता रहता है आरटीई एक्ट की वजह से, लेकिन उसे जानकारी नहीं होती, उसमें ज्ञान ही नहीं आ पाता, साक्षरता नहीं आ पाती। तो 5वीं 6वीं में जाके क्या देखा है आपने, देखा होगा 5वीं 6वीं में जाके आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलना स्टार्ट होती है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब भाषा रिलेटेड जो सवाल मिलने के लिए देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें इबारतें लिखी होती हैं। आप देखो गणित में उसने इतना इतना ऐसे करा, उसने ऐसे करा, बच्चा उनको जब पढ़ ही नहीं पा रहा था, बच्चे को लगता है उसे सब्जेक्ट फिर बोरिंग, और जब बच्चे को सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, तो उसे फिर कहीं और इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट तो आपने वहां से खत्म ही कर दिया, क्योंकि बच्चे के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। इससे क्या करता है, और उधर घर वालों का प्रेशर कि तू बहुत पढ़ लिया, छोड़ इस पढ़ाई को, घर के खेत में लग, काम में लग, इधर लग, तो बच्चा इससे क्या करता है, स्कूल को छोड़ देता है। पढ़ने तो आता है स्टार्टिंग में, लेकिन वहां 5वीं 6वीं के बाद जाकर बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। इसी कारण क्या है, स्कूल में ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2 करोड़ ड्रॉप आउट्स लगभग एनईपी 2020 में इसका विवरण है कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं। ठीक है ना, स्कूल तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे ड्रॉप आउट्स कर देते हैं, वो इसी के कारण से करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान की कमी है। इसीलिए ये ड्राफ्ट निकाला गया निपुण भारत का। ठीक है ना, और बच्चे का बेस फाउंडेशन अच्छा नहीं रह पाता, इसलिए आगे जाकर वे पढ़ाई में कमजोर रहते हैं, डरते हैं और फेल होना भी देखा गया है। ये बात आपकी सब रही। एनईपी 2020 में 2025 तक हमें लक्ष्य अचीव करने की बात कही गई थी कि बच्चे को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाना है, बच्चे का साक्षरता अच्छी करनी है। लेकिन जो 2021 में निपुण भारत के डॉक्यूमेंट आया, जो ड्राफ्ट निकाला केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने, उसमें क्या कहा गया, इस 2025 को 2026-27 तक बढ़ा दिया। और उन्होंने क्या कहा कि हमें प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक एफएलएन प्राप्त करना है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल एफएलएन प्राप्त करना है। कहां पर, हमें प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक एफएलएन प्राप्त करना है, मतलब सभी बच्चे क्या हो, इतना ज्ञान रखते हो, आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान रखें। ये हमें प्राप्त करना है कब तक, 2026-27 तक ये हमें लक्ष्य प्राप्त करना है प्राथमिक विद्यालयों में। ये इस निपुण भारत का लक्ष्य है, और इस निपुण भारत के अंतर्गत ही हम एफएलएन को अब बहुत अच्छी ज्यादा जोर दिया गया है, इसके ऊपर विशेष जोर है। ठीक है ना, एफएलएन को अचीव प्राप्त करने के लिए ही निपुण भारत की शुरुआत की गई। आगे ना, एफएलएन को प्राप्त करने के लिए किसकी शुरुआत की गई, निपुण भारत की शुरुआत की गई। और यह एक नेशनल मिशन है, ये एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हम यहां पर मिशन लेवल पर कार्य कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने शिक्षाविदों ने माना कि भाई आगे की हम इतनी नीतियां बनाने किसी का कोई फायदा नहीं है यदि हमारे बच्चे इस बेसिक स्तर से ही कमजोर रह जाएंगे, इनकी नींव ही कमजोर रह जाएगी, तो आगे की बुनियाद तो इनकी हिलनी है, फेल तो होने अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे जब इनकी बुनियाद ही हिली पड़ी है। ठीक है ना, तो इसलिए विशेष जोर और नेशनल मिशन है कि कक्षा 3 तक के बच्चों में आधारभूत भाषा साक्षरता हो और अंक ज्ञान हो। बहुत ज्यादा जोर है। निपुण का मतलब क्या है, निपुण की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्या है, नेशनल इनिशिएटिव, एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव, फॉर, पी से प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग और एन से न्यूमेरिकल।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकल, ये इसकी फुल फॉर्म है, पेपर में आ सकती है, इस बात को जरूर नोट कर लें। फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझें भाषा और गणना, ये इसमें नारा दिया गया कि निपुण भारत का क्या सपना है कि सब बच्चे समझें भाषा और गणना, ये निपुण भारत का सपना है। ये एक तरीके से नारा दिया गया निपुण भारत प्रोग्राम के तहत। अब देखिए विजन ऑफ एफएलएन, एफएलएन का क्या दृष्टिकोण है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान का क्या दृष्टिकोण है, यहां पर हम इस बात को पढ़ेंगे कि क्या है विजन एफएलएन का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का क्या दृष्टिकोण है, विजन क्या है। एफएलएन का सबसे पहला क्या है, एफएलएन मिशन का विजन 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में एफएलएन के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं में से एक वातावरण बनाना है ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक आएगा, यहां पर प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की दक्षता हासिल कर सके, और कक्षा 5 से पहले ही हम सब को ये सब करना है, नॉट लेटर देन। ऐसा हम तो कक्षा 3 तक का इस बात का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। क्या हमारा मिशन है, मिशन के कुछ लक्ष्य हैं, और लक्ष्य सबसे पहला क्या है कि सार्वभौमिक एफएलएन को प्राप्त करना 26-27 तक, 2026-27 तक। ये आपके पेपर में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है या निम्न में से कौन सा लक्ष्य है। तो सबसे पहला लक्ष्य क्या है, निपुण भारत के तहत तो लक्ष्य है कि 26-27 तक, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये 25 तक था, लेकिन अब जैसे निपुण भारत का डॉक्यूमेंट आया ये अब 26-27 कर दिया गया। तो आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछता है तो लक्ष्य 25 तक प्राप्त करना है मैं, लेकिन यदि हमें पूछता है निपुण भारत के तहत क्या है, तो ये यूनिवर्सल एफएलएन मतलब सार्वभौमिक एफएलएन का लक्ष्य हमें 26-27 तक प्राप्त करना है। 2026-27 तक हमें ये प्राप्त करना है कि सभी बच्चे के अंदर क्या है, आधारभूत अंक ज्ञान और साक्षरता आ जाए। ये हमें प्राप्त करनी है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान में वांछित सीख सके, और ये सब काम कक्षा 5 से पहले पहले हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कक्षा 5 तक भी हम टालते रहें, 3 तक तो हो ही जाना चाहिए। 3 तक नहीं हो रहा इनकेस तो 4-5 में भी हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं बच्चे पे, लेकिन हमें 3 तक ही प्राप्त करना है, लक्ष्य तो हमें यही रखना है। लेकिन 5 से बाद भी ना हो, इतना भी ध्यान रखना है, नहीं तो खाट खड़ी और बिस्तर गोल होना आपका बिल्कुल तय है टीचर्स का या जो भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये नेशनल मिशन के रूप में काम कर रहा है, राष्ट्रीय मिशन के रूप में हम इसमें काम कर रहे हैं, मिशन स्टार्ट में काम कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है भैया, अगला क्या है, समग्र शिक्षा मिशन। एक समग्र शिक्षा मिशन चलाया जा रहा था जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें बाल वाटिका प्री स्कूल स्तर से 12वीं लेवल तक ये मिशन चलाया जाता है। कौन सा मिशन चलाया जाता है, समग्र शिक्षा मिशन, एक केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही चलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब वह भी एफएलएन पर जोर देगा। अब वो जो कि बाल वाटिका मतलब आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं स्तर तक के बच्चों पर ध्यान देता था, लेकिन अब उससे कह दिया गया कि समग्र शिक्षा वालों, जो समग्र शिक्षा मिशन वाले हैं भाई, अब तुम भी 12वीं तक के स्तर पर ध्यान न देकर इस एफएलएन पर ध्यान दोगे, आप एफएलएन पर बहुत ज्यादा जोर दोगे। मतलब कि प्री स्कूल से ग्रेड 3 सहित मतलब 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर अब आप बहुत ज्यादा जोर दोगे, ना कि 12वीं तक तो थोड़ा हटाओ, क्योंकि 12वीं तक हम जाना ही नहीं है। जब हमारा 3 से 9 वर्ष का बच्चा ही बेकार है, मतलब कक्षा 3 तक का बच्चा बेकार है, तो हम 12वीं स्तर पर जाकर क्या करेंगे। तो समग्र शिक्षा मिशन वालों, आप भी अब किसके ऊपर ध्यान दो, सरकार ने कही उनसे कि आप भी अब एफएलएन के ऊपर ही ध्यान दो, ध्यान केंद्रित करें। जो बच्चे कक्षा 4 और 5 में हैं और मूलभूत कौशल नहीं प्राप्त कर सके, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो 4 और 5 में पहुंच गए, लेकिन आज की तारीख में 4 और 5 में पहुंच गए, वो मूलभूत कौशल नहीं प्राप्त कर सके। जो 3 तक है तो उनका तो करवाना है, लेकिन जो 4-5 में आ गए उन्हें भी नहीं आता, तो उनके ऊपर भी क्या करना है, उनको भी अब व्यक्तिगत शिक्षक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। जो शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाएगा, उनको मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करेगा उनको एफएलएन अचीव कराने में, ठीक है ना। क्योंकि भाई अभी से चालू हुआ है, एफएलएन को सबको प्राप्त करना है। और मान लो जो बच्चे इस टाइम पे 4 और 5 में पहुंच गए, उनकी कक्षा 3 निकल गई और अभी भी वो एफएलएन नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनको विशेष ध्यान देना है। उनको विशेष रूप से टीचर स्पेशल ध्यान देगा उन बच्चों पे और उनको मार्गदर्शन और उनकी हेल्प करेगा कि जिससे एफएलएन को वो
प्राप्त कर सके। इसके अलावा वो अपने साथियों की सपोर्ट, सहकर्मी सहायता भी ले सकते हैं बच्चे, पीयर सपोर्ट भी ले सकते हैं, और आयु उपयुक्त सप्लीमेंट्री सामग्री भी उनको दी जाएगी। आयु के उपयुक्त जो उनको सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा सामग्री जो भी उन्हें प्राप्त जरूरी होगी एफएलएन को प्राप्त करने के लिए, वो स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी उन्हें। लेकिन कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि भाई सब बच्चे इस एफएलएन को प्राप्त कर लें, कम से कम उन्हें इतना ज्ञान हो कि हम कोई वाक्य पढ़ सकें, हिंदी इंग्लिश में लिखा हो तो, कोई यदि साधारण कैलकुलेशन है जैसे 100 में से 200 में से 100 गए तो कितने बचे, या 200 में 100 जोड़ दी तो कितने हो गए, ठीक है ना, कम से कम इतने काम को तो वो कर सकें, ये बात हमें प्राप्त करनी है, ठीक है ना। एफएलएन लागू करने के लिए 5 स्तर, इसे 5 स्तर पर विभाजित किया गया है। केंद्र, ये भाई मिशन तो केंद्र सरकार का है, मतलब राष्ट्रीय मिशन है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ही इसे नहीं रखा गया, इसे 5 भागों में विभाजित करके इसे स्कूल स्तर तक तोड़ा गया है। कैसे कैसे 5 स्तर निकाले गए हैं, तो आपसे पूछे प्रशासनिक स्तर पर एफएलएन कैसे प्राप्त करना है, तो इसके लिए 5 स्तर तोड़े गए हैं प्रशासनिक स्तर पर। कौन कौन से 5 स्तर हैं? सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर है, सबसे लीडिंग जो हेड करेगा वो कौन है? राष्ट्रीय स्तर, नेशनल मिशन, राष्ट्रीय स्तर पर ये नेशनल मिशन के रूप में काम करेगा। और इसका कौन होगा? एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। कौन बनाया जाएगा? एक अध्यक्ष बनाया जाएगा जो इसे लीड करेगा, जो इसे हेड करेगा। हेड कौन होगा? एक अध्यक्ष बनाया जाएगा इसका राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर की टीम क्या है? राज्य स्तर पर कहेगी, राज्य स्तर पर जोड़ देगी, और राज्य स्तर पर एक टीम गठित की जाएगी जो कि किसको जवाबदेही देगी? किसको जवाब देगी? अपना नेशनल स्तर को जवाब देगी। इनसे जवाबदेही नेशनल स्तर लेगा। राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की फिर टीम होगी, राज्य स्तर पर भी एक टीम बनेगी जो कि क्या है? जिला स्तर को चेक करेगी, जो कि किससे जवाब मांगेगी? जिला स्तर से जवाब मांगेगी। और जिला स्तर की भी एक टीम होगी, वो किसको? वो ब्लॉक स्तर की टीम से जवाब मांगेगी, क्योंकि एक जिले में कई ब्लॉक होते हैं या क्लस्टर होते हैं, तो ब्लॉक स्तर की टीम से जवाब मांगेगी। फिर ब्लॉक स्तर की भी एक टीम होगी जो कि प्रत्येक स्कूल स्तर पर एक मैनेजमेंट कमेटी, जिसे कहते हैं एसएमसी, जिसे क्या कहते हैं? एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एक बनाई जाएगी हर एक स्कूल लेवल पर, और जिसमें कि क्या है? जिसमें कि समाज का भी पार्टिसिपेशन होगा। जिसमें किसका पार्टिसिपेशन होगा? समाज का भी पार्टिसिपेशन होगा। उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में समाज का भी पार्टिसिपेशन होगा, और उस समाज की पार्टिसिपेशन की सहायता से एक सबसे निचले स्तर पर, स्कूल स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि विशेष जोर देगी हमारी मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान एफएलएन के ऊपर। और वो किसको जवाबदेही देगी? स्कूल स्तर की टीम, स्कूल स्तर की टीम ब्लॉक स्तर को जवाबदेही देगी। ब्लॉक स्तर पर जो बीडीओ होंगे या बीईओ होंगे, बीईओ कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है ना, वो किसको? ब्लॉक स्तर के एजुकेशन को देगी स्कूल वाले। फिर इस ब्लॉक वाले देंगे जिला स्तर पर डीआईओएस को, या हमारे कौन हो गए? बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनको जवाबदेही, या डीएम स्तर पर जवाबदेही जाएगी। फिर जिला स्तर से राज्य स्तर पर जाएगी जवाबदेही, और राज्य स्तर से हेड कौन करेगी? जो सबसे लीडिंग टीम होगी वो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर होगी, जिसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष चुना जाएगा, वो करेगा। तो इस हिसाब से एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई पूरी इस एफएलएन को प्राप्त करने के लिए। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? 2017 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ। 2017 में एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया गया। वही बता रहा हूं कि मैं क्या उस सर्वे में क्या पाया गया। एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, इसमें पाया गया कि कक्षा 3 के 3 में से एक बच्चा एक साधारण वाक्य को भी नहीं पढ़ पा रहा। साधारण वाक्य कितना था? एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैना था, उसकी उम्र 7 साल थी। इतने छोटे से वाक्य को, कौन सा वाक्य है? देखो कितना छोटा सा वाक्य आपको दिखाता हूं, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैना था, उसकी उम्र 7 साल थी। इतने छोटे से वाक्य को भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहां तक के? कक्षा 3 के प्रत्येक 3 में से एक बच्चा, 3 बच्चों के ऊपर सर्वे हुआ, तो 3 में से एक बच्चा इस वाक्य को नहीं पढ़ पा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, हम शिक्षकों के लिए, कि हम कैसे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कैसे शिक्षा नीति बना रहे हैं, कैसे कैसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन बच्चा 3 में से एक बच्चा इतने छोटे से वाक्य को नहीं पढ़ पा रहा। इसके अलावा इसमें गणित में भी एक ऐसी सर्वे हुआ, और गणित में क्या हुआ? गणित में तथा ऐसा ही सर्वे गणित के लिए भी किया गया, तथा पाया गया कि प्रत्येक 5 में से 2 बच्चे
जो कि कक्षा 3 के हैं, वो बेसिक गणित के सवाल तक नहीं कर पा रहे। कैसे सवाल नहीं कर पा रहे? 200 में से यदि हम 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा उनको नहीं पता, या 500 में यदि हम 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये बात भी उन्हें नहीं पता। प्रत्येक 5 में से 2 बच्चे इस सवाल को कर ही नहीं पा रहे। तो बताओ उनका गणित भी कितना कमजोर है, आगे जाके कर क्या पाएंगे वो बच्चे? कुछ नहीं कर पाएंगे जब उनकी नींव ही कमजोर रह जाएगी। तो इसलिए एफएलएन पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है ना। इसी चीज को देखते हुए ऐसे सवाल भी कक्षा 3 तक नहीं कर पा रहे, जो कि एक सोचने योग्य और चिंता की बात है। एनईपी 2020 कहता है कि हमें बच्चों के लर्निंग आउटकम्स, मतलब जो उन्होंने चीज सीखी उसमें क्या रिजल्ट मिले, इसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि करनी है एफएलएन के थ्रू। एफएलएन के थ्रू हमें बच्चों की लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि करनी है। एनईपी 2020 कहता है कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिक एफएलएन को प्राप्त करना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आज की तारीख में इन प्राइमरी स्कूल, एंड बाय 2025 तक हमें ये सब प्राप्त करना है। लेकिन मैंने बताया 2025 तक कहां पे लिखा है, एनईपी में, लेकिन जैसे निपुण भारत का डॉक्यूमेंट आया, ड्राफ्ट आया, उसमें 2026-27 कर दिया गया इसको, क्योंकि एनईपी के हिसाब से बाकी सारी पॉलिसी बेकार है। अगर हमारे देश के इतने अधिक संख्या में बच्चों को पढ़ने लिखने और अंक ज्ञान की आधारभूत समझ नहीं है, तो बाकी सारी पॉलिसी हमारा बनाना बिल्कुल बेकार है। इसलिए ज्यादा जोर बुनियादी स्तर पर इस बार के एनईपी में भी दिया गया, और इसके बाद जो ड्राफ्ट आई निपुण भारत उनमें भी दिया गया। इसके बाद जो एनसीएफ आया वो भी प्राथमिक, मतलब इस फाउंडेशनल स्टेज, मतलब मूलभूत स्तर, आधारभूत स्तर के लिए आया। यानी जो एनसीएफ 2022 आया है वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए ही आपका केवल आया है। इसका मतलब कितना जोर है इस आधारभूत या मूलभूत बुनियादी स्तर के बच्चों के ऊपर। अब बात आती है एनईपी 2020 की 3 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं। 3 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या क्या हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की? सबसे पहले देखते हैं, लॉन्च करना राष्ट्रीय शिक्षा मिशन मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर। हमें सबसे पहले इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? 3 प्रायोरिटी इनकी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? एफएलएन के ऊपर हमें राष्ट्रीय मिशन को लॉन्च करना है, और वो उन्होंने लॉन्च कर भी दिया। राष्ट्रीय मिशन किसके नाम से? निपुण भारत के नाम से इन्होंने पहला मिशन लॉन्च कर भी दिया। दूसरा क्या है? मूलभूत शिक्षा को देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना। मूलभूत मतलब फाउंडेशनल स्टेज की एजुकेशन को सबसे पहले देश की प्राथमिकता या सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना 2026-27 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक एफएलएन हासिल करना। और तीसरा है स्कूली शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक तथा मूलभूत शिक्षण कौशल का सार्वभौमिक अर्जन होना है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्कूल एजुकेशन विल बी यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स बाय ग्रेड 3। कक्षा 3 तक सार्वभौमिक स्तर पर एफएलएन को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा एक बार पीछे रह गया वह बच्चा पीछे ही छूट जाता है। बिल्कुल बात सत्य है कि जो बच्चा एक बार पीछे रह गया वो बिल्कुल पीछे छूट जाता है। इसीलिए यहां पर बात कही जा रही है कि हम आगे की नीतियों पर जोर क्यों दें, सारी पॉलिसी आगे की बेकार है यदि हम बच्चे को प्राथमिक स्तर पर, मूलभूत स्तर पर ही उसे अंक ज्ञान, मूलभूत और साक्षरता नहीं दे पाए तो आगे की सारी बात बेकार है। क्योंकि यदि बच्चा एक बार पीछे छूट गया तो वो पीछे ही रह जाता, फिर वो आगे नहीं निकल पाता। इसलिए कक्षा 3 वह जीवन का मोड़ है जिसमें कि बच्चों से पढ़ने के लिए, सीखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चा पहले क्या करे? पढ़ने के लिए सीखे, बाद में सीखने के लिए पढ़े। यदि कक्षा 3 ऐसा मोड़ है जिंदगी का, इसलिए कक्षा 3 तक ये बात ज्यादा जोर करती है। अगर आधारभूत कौशल अच्छे हैं, जो बेसिक कौशल, यदि बेसिक स्किल्स बच्चे की अच्छी हैं तो लर्निंग आउटकम्स होंगे और फिर अच्छे स्तर का अधिगम होगा, हायर ऑर्डर लर्निंग होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हायर ऑर्डर लर्निंग आगे जाके नहीं होगी, क्योंकि नींव ही बिल्कुल कमजोर है। शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करना है। और जहां कक्षा 3 तक हर बच्चा क्या कर सके, कक्षा 3 तक क्या क्या कर सके बच्चा, किस किस बात पर जोर दिया गया है? देखो यहां पर बात समझाई गई है। कक्षा 3 तक बच्चा क्या क्या कर सके? समझ के साथ पढ़े, लिखे और मूलभूत गणित के सवाल भी करे और बुनियादी जीवन कौशल सीखे। इन बातों, 4 बातों के ऊपर हमें एफएलएन में जोर देना है। क्या? समझ के साथ पढ़े, समझ के साथ लिखे, मूलभूत बेसिक गणित के सवाल कर सके और बुनियादी जीवन कौशल सीख सके।
बेसिक लाइफ स्किल्स सीख सके, इसके ऊपर हमें विशेष जोर देना है। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? बच्चे को खाना पीना, टेंशन फ्री रहना, ये सब चीज़ें सीख सके, ये बुनियादी लाइफ स्किल्स होती हैं। एफएलएन में दो चीज के बारे में बात की गई। एफएलएन में दो चीज के बारे में बात की गई। पहला मूलभूत भाषा और साक्षरता, और दूसरा मूलभूत अंक ज्ञान। फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब लैंग्वेज लिटरेसी, और फाउंडेशनल न्यूमरेसी मूलभूत अंक ज्ञान। इन दो के बारे में विशेष जोर दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं मूलभूत भाषा साक्षरता या फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी, ये क्या है, इसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या जोड़ है। भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। बिल्कुल बात सही है। बच्चों को जो भाषाओं का पूर्व ज्ञान होता है, मातृभाषा आपको पता ही है, बच्चे को इसकी जब घर से पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो एक बच्चे को एक पूरी भाषा जो कि उसकी मातृभाषा होती है उसका ज्ञान होता है, तथा उसकी व्याकरण भी आती है। कैसे आती है सर? व्याकरण कैसे आती है उस बच्चे को? बिल्कुल आती है। जी मैं बताऊं आपको, हमारे भाषा वैज्ञानिक नॉम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे या क्या है, दिमाग में एलईडी होता है, और जिस हर एक आदमी के अंदर क्या है, जन्मजात क्षमता है किसी भाषा को अर्जन करने की, और उसकी क्या है, जनरल व्याकरण भी अपने दिमाग में बच्चा निर्माण कर लेता है। बच्चे को पता है पंखा है तो चल रहा है, और मोटर है तो चल रही है, लाइट है तो जल रही है, पंखा है तो चल रहा है। वो अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है ग्रामर। उस ग्रामर की यहाँ पर बात की गई कि जब बच्चा पहली बार अपने घर से आता है तो उसे भाषा पर भी ज्ञान होता है, और उसकी व्याकरण जो कि सामान्य व्याकरण अपने दिमाग में जो बच्चा क्रिएट करता है वो भी उसे आती है। तो ये क्या है, ये हेल्प करती है। भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। ये बात यहाँ पर कही गई है, बिल्कुल सत्य बात है। मूलभूत भाषा और साक्षरता में प्रमुख घटक की कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला घटक है बच्चे के अंदर, सबसे पहले क्या करना है, मौखिक भाषा विकास करना है, जिसे कहते हैं ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। जिसे हम क्या कहते हैं, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर सी नहीं है, ये ब्रैकेट है, ये ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, मौखिक भाषा विकास करना है। दूसरा क्या है, बच्चे डिकोडिंग कर सके, मतलब अर्थ निकाल सके रिटन वर्ड्स का। मतलब मैंने यदि कहीं पर लिखा है सीता जाती है, तो बच्चा ओरली तो इसे पढ़ पा रहा है, लेकिन जो मैंने शब्द लिखे इनको डिकोड कर सके, पढ़ सके क्या लिख रहा है। बच्चे को पता हो कि ये सीता लिख रहा है, जाती है मतलब सीता जाती है ये शब्द लिख रहा है, इसको ये बात को डिकोड कर सके, अर्थ निकाल सके क्या लिखा हुआ है रिटन में, ये बात भी बच्चे को पता होनी चाहिए, तभी वो क्या है, उसकी साक्षरता मानी जाएगी। तो साक्षरता मानने के कुछ नियम बताए हैं। सबसे पहला क्या है, बच्चे के अंदर मौखिक भाषा का विकास हो। बच्चा दूसरा जो भी लिखा हुआ उसे पढ़ के समझ सके, जिसे कहते हैं डिकोडिंग करना या अर्थ निकालना। तीसरा, बच्चा पठन प्रवाह हो, पढ़ने में उसके में प्रभाव हो, रीडिंग में फ्लुएंसी हो, ऐसा ना हो अटक अटक के पढ़ता हो, नहीं, पढ़ने में उसके में प्रभाव हो, ऐसा ना हो रे आम राम ज आता, ऐसे। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम लिटरेसी नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, आधारभूत भाषा साक्षरता नहीं कहेंगे। यदि बच्चा सप्रवाह पढ़ रहा है, प्रवाह के साथ पढ़ रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या है, रीडिंग फ्लुएंसी, और वो किसके अंतर्गत कैटेगरी के अंतर आएगी, साक्षरता की कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। की कंपोनेंट होंगे, प्रमुख घटक होंगे। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, बच्चा तभी हम उसको साक्षर कहेंगे भाषा में, कब, जब वो समझ बूझ कर पढ़ रहा हो, मतलब उसके अंदर क्या हो, पढ़ने की, जो पढ़ रहा है उसके अंदर उसकी समझ बन रही हो, ऐसा ना हो। इसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसे क्या कहते हैं हम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में, मतलब समझ के पढ़ना, समझ बना के पढ़ना, उस वो भी बच्चे के अंदर हो। और पांचवा, बच्चे के अंदर लिखना आता हो भाषा को। यदि बच्चे के अंदर ये 5 चीज हैं, 5 कंपोनेंट, 5 घटक बच्चे के अंतर्गत हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा भाषा में साक्षर है, बच्चे को मूलभूत भाषा की साक्षरता है। यदि ये 5 पॉइंट नहीं है तो बच्चा भाषा में साक्षरता नहीं रखता। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। क्या है, अगर ये 5 चीज बच्चा कक्षा 3 तक कर ले तो बच्चे में मूलभूत भाषा साक्षरता है, और 5 पॉइंट कक्षा 3 तक नहीं कर पाया तो बच्चे के अंदर भाषा साक्षरता नहीं है। इन 5 पॉइंट के ऊपर हम चीज को डिसाइड करते हैं। अगला पॉइंट आता है मूलभूत अंक ज्ञान। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भैया मूलभूत अंक ज्ञान। मूलभूत अंक ज्ञान क्या होता है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी। मूलभूत संख्यात्मकता या अंक ज्ञान का अर्थ है तर्क करने की क्षमता
और दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में सरल संख्यात्मक अवधारणा को लागू करना। मतलब जो आपकी डेली लाइफ में कैलकुलेशंस होती हैं, यदि आप उनको कर पा रहे हो तो आपके अंदर आधारभूत अंक ज्ञान है, नहीं कर पा रहे तो नहीं है। प्रारंभिक गणित के प्रमुख पहलू और विघटक के कौन कौन से कंपोनेंट कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। यदि आपके अंदर ये कंपोनेंट्स हैं तो आप कक्षा 3 तक तो आप क्या हो, साक्षर हो, अदरवाइज नहीं हो। पहला क्या है, पूर्व संख्या अवधारणा, मतलब बच्चों को गिनती और संख्याओं की समझ हो। बच्चों को क्या है, गिनती और संख्याओं की समझ हो। बच्चे को गिनती आती हो और संख्याओं की समझ हो। संख्या और संख्याओं पर संक्रियाएं, मतलब बच्चा प्लस माइनस गुणा भाग, ये बच्चा ये काम कर सके। क्या, प्लस माइनस गुणा भाग, भाग दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये भाग है, डिवाइड है। ये काम बच्चा 3 डिजिट तक यदि कर पा रहा है, जोड़ घटा गुणा भाग, तो बच्चा क्या है, उसके अंदर मूलभूत अंक ज्ञान है कक्षा 3 तक, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चा आकार व स्थानिक समझ रखता हो, बच्चे को पता हो कि इसको हम सर्किल कहते हैं, इसको हम आयत कहते हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं, इसको हम त्रिभुज कहते हैं। यदि बच्चे के अंदर स्थानिक व आकार की समझ है तो भी बच्चा साक्षर है। इसके अलावा बच्चे के अंदर यदि मापने की कला है, मापन मतलब बच्चे को हम पता है कि बच्चे को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। यदि बच्चे को बात पता है तो बच्चा मापन मेजरमेंट करके अपनी डेली लाइफ की चीज़ों में मदद ले सकता है। बच्चे से मम्मी ने कहा कि आधी किलो चीनी ले आओ, तो बच्चे को पता होना चाहिए आधी किलो का मतलब 500 ग्राम लिखा हुआ आएगा वहां पर, या 500 ग्राम का वो बाट रख के तोलेगा, तो बच्चे को चीज, इसका मतलब मापन का भी ज्ञान है। इसके अलावा बच्चा डेटा संधारण मतलब डेटा हैंडलिंग करना जानता हो। डेटा हैंडलिंग मतलब छोटी छोटी चीजें, मतलब मम्मी ने उसको कहा कि भाई ये चीज ले आओ, वो चीज ले आओ, वो चीज ले आओ, और आके मम्मी को उसने हिसाब दे दिया, इसका मतलब बच्चा डाटा हैंडलिंग भी कर लेता है। इसको कहते हैं, यदि ये 5 पॉइंट गणित में बच्चे प्राप्त कर लेता है कक्षा 3 तक, तो हम कहेंगे बच्चे को आधारभूत गणित की भी समझ है, अंक ज्ञान है उसको, अदरवाइज नहीं है। और यही हमारा उद्देश्य है कक्षा 3 तक इन दोनों को प्राप्त करना। क्या आपको मेरी क्लास टॉपिक समझ में आ रही है? बिल्कुल बताते रहें, बहुत शानदार तरीके से हमको बताएंगे सभी दोस्त। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एफएलएन को प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है तथा इसको हेड एक मिशन डायरेक्टर करेगा। ठीक है ना। इस मिशन के क्या क्या उद्देश्य हैं? मिशन के उद्देश्य निम्न है। पहला क्या है, समावेशी कक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करना, खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके और इसमें बच्चों की घरेलू भाषा को शामिल करके तथा बच्चे की दैनिक जीवन स्थितियों से जोड़कर हमें समावेशी कक्षा बनानी है। कैसी समावेशी कक्षा बनानी है? जो क्या है, समावेशी वातावरण को सुनिश्चित करे। बच्चा कैसे सीखे? खेल के द्वारा, खोज के द्वारा, गतिविधि आधारित एक्टिविटी करके। ठीक है ना। इसमें बच्चे की घरेलू भाषा मतलब जो बच्चे की मातृभाषा है वो भी शामिल होनी चाहिए। यदि ऐसी क्लास हम बनाते हैं तो इस मिशन का ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, बच्चों को स्थायी पठन और लेखन कौशल रखने वाली समझ के साथ प्रेरित, स्वतंत्र और एंगेज रीडर व लेखक बनाने में सक्षम बनाना। बच्चे को कैसे कैसे सक्षम बनाना है? बच्चे को स्थायी पठन हो, बच्चे का पठन स्थायी हो, ऐसा ना हो कि आज आपने पढ़ा दिया अब कल भूल गया बच्चा, नहीं। स्थायी पठन और लेखन कौशल हो बच्चे के अंदर, बच्चा प्रेरित हो, स्वतंत्र हो, किसके लिए? एक एंगेज रीडर के रूप में या लेखक बनने के रूप में सक्षम हो, बच्चा अपने पास से कुछ बातें लिख सके या बोल सके। ये हमारा उद्देश्य दूसरा है। तीसरा उद्देश्य क्या है, बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझने के लिए उन्हें संख्या और स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान में स्वतंत्र बनाने में सक्षम बनाना, ये हमारा भी एक और उद्देश्य है। अगला, बच्चे की मातृभाषा में, बच्चे की मातृभाषा पर भी यहां पर विशेष जोर है। देखिए दोस्तों, बच्चे की मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब बच्चे की मातृभाषा में हमें शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता करानी है और उसका प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं कि खाली उपलब्ध करा दो टीएलएम, नहीं, उसका टीएलएम की हेल्प से बच्चे को पढ़ाना भी है। और ये सब चीज किस में होनी चाहिए? उसकी मातृभाषा में, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 350 क्या कहता है? ये कहता है कि हमें बच्चे की प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देनी है उसकी मातृभाषा में ही देना में सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति और शिक्षा प्रशासकों की नियंत्रण क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।
भाई ये सब चीज करवाएगा कौन? एक शिक्षक या प्रधानाध्यापक। यदि उन्हीं की प्रोन्नति नहीं होगी, उन्हीं को कुछ फल नहीं मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी, तो बच्चा क्या है, कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? आजीवन सीखने की नींव बनाने के लिए शिक्षक को माता पिता छात्र और समुदाय नीति निर्माण जैसे सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से हमें जुड़ना है। समाज के साथ, हर चीज के साथ हमें यहाँ पर जुड़ना ही जुड़ना है। ये बात भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना है? पोर्टफोलियो, समूह और सहयोग कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुति, लघु परीक्षण आदि के माध्यम से सीखने के लिए, सीखने का और सीखने के रूप में आकलन सुरक्षित करना है। हमें क्या करना है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। किनकी सहायता से? बच्चों को पोर्टफोलियो, समूह या सहयोग कार्य, ग्रुप एक्टिविटीज, परियोजना, प्रश्नोत्तरी, खेल, रोल प्ले, इन सब के माध्यम से हमें क्या करना है बच्चे का, या शॉर्ट टेस्ट आदि के माध्यम से हमें क्या करना है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, मतलब सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, इन सब चीज को सुनिश्चित करना है। और बच्चे की हमें ट्रैकिंग करनी है कि बच्चा, मतलब कुल मिलाकर ही हमें बच्चे का अच्छा इवेल्युएशन, मतलब बच्चे का अच्छा आकलन और मूल्यांकन करना है इन सब की सहायता से। किनकी सहायता से? पोर्टफोलियो, समूह कार्य, रोल प्ले, खेल, मतलब है मूल्यांकन किस प्रकार का करना है? रचनात्मक आकलन, रचनात्मक मूल्यांकन हमें बच्चे का कुल मिलाकर हमें करना है। ये बात भी इसमें बात की गई है। अगली बात क्या है? एकेडमिक अप्रोच क्या है? एकेडमिक रूप से मतलब शैक्षणिक रूप से हम क्या ऐसी चीजें करें कि हम एफएलएन को प्राप्त कर सकें। एफएलएन को हम प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक क्या क्या हम हेल्प ले सकते हैं? तो मूलभूत शिक्षा के सीखने के परिणाम को 3 विकास लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 विकास लक्ष्य हैं? सबसे पहला है, ये बात आपको दी गई है, डायरेक्ट दी गई है एफएलएन में, कौन कौन से 3 विकास लक्ष्य आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला विकास लक्ष्य क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग, जिसे कहते हैं HW, स्वास्थ्य और भलाई। ये आपको पहला है हमारा, ठीक है ना। 3 लक्ष्य में सबसे पहला क्या है? 3 विकास के लक्ष्य में सबसे पहला है कि बच्चे को सबसे पहला क्या हो? बच्चे अपनी स्वास्थ्य और भलाई, हेल्थ और वेलबींग को अचीव करें। दूसरा क्या है? बच्चे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार कर सकें। और तीसरा क्या है? बच्चे इन्वॉल्व्ड लर्नर, मतलब शामिल शिक्षार्थी बने। ये 3 हमारे विकास के लक्ष्य हैं और इन तीनों को हमें प्राप्त करना है। क्या सबसे पहला क्या है? बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, उसकी वेलबींग अच्छी हो, उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, अपनी बात को अच्छी तरह से कह सके, कम्युनिकेशन अच्छी तरह कर सके, और बच्चा इन्वॉल्व्ड लर्नर बन सके, मतलब एक अच्छा शिक्षार्थी इन्वॉल्व होकर, लग कर ये काम कर सके, मतलब शामिल हो सके क्लास में अच्छी तरह से। इसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सर्वांगीण विकास बच्चे का किस प्रकार से हो सकता है। इसके लिए कुछ गोल निर्धारित करे गए कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार करवाएंगे। ये भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये भी हमारा एकेडमिक लेवल पर ही होगा, शैक्षणिक स्तर पर ही होगा। क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार होगा? तो सबसे पहला सर्वांगीण विकास होगा, गोल नंबर 1 सबसे पहले कैसे होगा? गोल 1 है हमारा, क्या है सर्वांगीण विकास का? क्या है कि चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे पहला गोल क्या है हमारा? कि बच्चे अच्छी हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा हो और उनकी वेलबींग अच्छी हो, मतलब उनका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा हो। दूसरा गोल क्या है हमारा? यदि हम बच्चों को सर्वांगीण विकास कराना चाहते हैं तो कुछ गोल हैं हमारे, इनको अचीव करेंगे तभी बच्चे का हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो सबसे पहला क्या है गोल? पहला क्या है? बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, उनका अच्छी हेल्थ मेंटेन करें। बच्चा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, मतलब अच्छा क्या है? अपनी बात को कह सके, प्रभावी रूप से संचार कर सके। और तीसरा क्या है? चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, वे अच्छे शिक्षार्थी बने जो कि शामिल हो सकें हर चीज में और अपने वातावरण के साथ में कनेक्ट भी कर सकें। ये बात भी यहाँ पर कही गई है। बहुत बहुत बढ़िया, ये तीनों गोल आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब इन 3 गोल के बाद में हम कुल मिलाकर लक्ष्य कैसे अचीव कर सकते हैं? तो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए शैक्षणिक स्तर पर। यदि बच्चा इन स्तरों पर इन लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब बच्चा
अच्छे तरफ चल रहा है, अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है अपने एफएलएन को प्राप्त करने के लिए। तो सबके छोटे छोटे लक्ष्यों में इसको डिवाइडेड कर दिया गया। तो कुछ लक्ष्य बनाए गए। एफएलएन को प्राप्त करने के लक्ष्य हैं, बाल वाटिका स्तर से शुरू होते हैं। बाल वाटिका मतलब आंगनवाड़ी स्तर से क्या शुरू होते हैं। यदि बच्चा आपका बाल वाटिका स्तर पर है, आंगनवाड़ी स्तर पर है, तो बच्चे को ये चीज आनी जरूरी है। क्या चीज? यदि बच्चा आंगनवाड़ी स्तर पर है तो बच्चे को 10 तक गिनती आना जरूरी है। यदि बच्चे को 10 तक गिनती आ रही है, उनको पहचान पा रहा है बच्चा, तो सही दिशा में चल रहा है। इसके अलावा बच्चा वर्ण, वर्ण मतलब एपएनआर आप्याम, अल्फाबेट्स इंग्लिश की ABCD को पहचान रहा है और बोल रहा है, इसका मतलब बच्चा अच्छे स्तर पर चल रहा है। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके अलावा बच्चा साधारण शब्द जो कि 2-3 वर्ण का, 2-3 वर्ण का मतलब राम, काम, नाम, बॉल, ये 2-3 शब्द के, 2-3 वर्ण के ये जो है शब्द हैं। यदि इनको पढ़ पा रहा है, जैसे कि राम, काम, जल, बॉल, ऐसे यदि शब्द को पढ़ पा रहा है बच्चा, इसका मतलब बच्चा अच्छे स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा और लक्ष्य कौन सा है? बाल वाटिका स्तर पर गिनती, चीजें आदि को एक सीक्वेंस में लगाना आता हो। मतलब बच्चा यदि 1 के बाद 2 बोल रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बोल रहा है, या बच्चा किसी भी एक, मान लो आपने बच्चे को एक चित्र दे दिया, बच्चे ने आपने बच्चे को एक चित्र दिया, बच्चा कहा बेटा एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, अब इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो बच्चा या तो सबसे बड़ा पहले लगाए, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा लगाए, या सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब यदि किसी चीज को वो सीक्वेंस में लगा पा रहा है, गिनतियों को सीक्वेंस में बोल पा रहा है, यदि सीक्वेंस बच्चा कर पा रहा है, इसका मतलब वो लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। तो 4 हैं ये पार्ट। तो भैया अब चलते हैं कि हमने अब बाल वाटिका स्तर पर तो बात पता कर ली कि बाल वाटिका स्तर पर ये 4 चीज यदि बच्चे को आती हैं। 4 चीज कौन कौन सी? 4 चीज मैंने आपको बता दी। पहले क्या? बच्चे को 10 तक गिनती आए, वो पहचान पाए, बच्चे वर्ण एपएनआर मतलब अल्फाबेट ABCD इनको पहचान पाए और बोल पाए। इसके अलावा बच्चे साधारण शब्द जो कि 2 से 3 वर्ण से बना हो, जैसे राम, काम, जल, बॉल आदि, इन सबको पढ़ पाए, या बच्चा गिनती चीज को एक सीक्वेंस में लगा पाए, चीज जो मैंने बता दी ऐसे सीक्वेंस में लगा पाए, तो बच्चा बाल वाटिका स्तर तक मतलब एफएलएन में बढ़िया चल रहा है। अब ग्रेड 1 बाल वाटिका स्तर मतलब 3 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चा यदि इन चीजों को कर पा रहा है तो बच्चा अच्छा चल रहा है, एफएलएन के स्तर को अचीव कर पा रहा है, यह एफएलएन के लक्ष्य को अचीव कर पा रहा है। तो बाल वाटिका का लक्ष्य ये हो गया। अब आता है ग्रेड 1, यदि बच्चा कक्षा 1 में आ गया तो उसको क्या क्या चीज आनी जरूरी है। बच्चा कक्षा 1 में आ गया तो छोटे वाक्य 4 से 5 वर्ड के, जैसे कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये 4 से 5 वर्ड का है। यदि इस वर्ड वाक्य को पढ़ पा रहा है, राम घर जाता है को पढ़ पा रहा है कक्षा 1 में आके, ग्रेड 1 में आके यदि बच्चा सब इस वाक्य को पढ़ पा रहा है जो कि 4 से 5 वर्ड का बना है, तो बच्चे की साक्षरता अच्छी चल रही है। बच्चा 99 तक गिनती बोल पा रहा है, पढ़ पा रहा है और लिख भी पा रहा है। 99 तक गिनती पढ़ पा रहा है, बोल पा रहा है, लिख भी पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी गणित का भी हिसाब सही चल रहा है। बच्चा छोटे व साधारण जोड़ घटा कर पा रहा है, एक डिजिट के या 2 डिजिट के, 1 डिजिट तक के कर पा रहा है बढ़िया तरीके से कक्षा 1 में आके, तो बच्चे का एफएलएन बढ़िया चल रहा है। ये उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिए। बट डायरेक्ट थोड़ी तीसरी में चेक कर लेंगे, बच्चों को स्टार्टिंग से चेक करते चलेंगे ना। अब मान लो आपने मिस्त्री को एक काम दिया कि मिस्त्री से कही भाई 6 महीने में मेरा मकान बना के तैयार कर दे, तो आप 6 महीने बाद थोड़ी देखने जाओगे मिस्त्री को भाई मकान तैयार हुआ नहीं हुआ। आप पहले महीने भी देखोगे मिस्त्री को, दूसरे महीने भी जाके देखोगे, पहले दिन से ही आप देखोगे, पहले महीने दूसरे में, पहले हफ्ते पहले महीने से ही, कि पहले हफ्ते में भाई तेने इतनी बाउंड्री चिन दी, दूसरे हफ्ते में तूने इसकी क्या कर दिया, फाउंडेशन या नींव डाल दी, उसके बाद तूने फिर इसमें चौखट लगा दी, फिर तूने इसमें छत डाल दी, इसमें तूने प्लास्टर कर दिया। तो 6 महीने तक ऐसे थोड़े कि तुम लगा एकदम डायरेक्ट 6वें महीने पे जाओगे भाई तैयार है एक मकान, नहीं है, नहीं किया होगा मान लो मिस्त्री ने, फिर क्या होगा। ऐसे ही क्या है, आप जैसे लक्ष्य बना देना कि भाई इतने दिन तक ये काम, इतने दिन तक मुझे बाउंड्री चाहिए, इतने दिन तक मुझे चौखट लगी चाहिए, इतने दिन तक लेंटर पड़ा चाहिए, ऐसे यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित कर दिए कि ग्रेड यदि बाल वाटिका में है तो बच्चा इतना आना चाहिए, ग्रेड 1 में तो इतना आना चाहिए, ग्रेड 2 में है तो कितना आना चाहिए,
देखो ग्रेड 2 यदि कक्षा 2 में बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे को 40 से 60 वर्ड पर मिनट अर्थ के साथ पढ़ना आए। 40 से 60 वर्ड मतलब 40 से 60 शब्द प्रति मिनट बच्चा अर्थ के साथ पढ़ ले। विद कॉम्प्रीहेंशन यदि बच्चा पढ़ पा रहा है, अर्थ के साथ यदि पढ़ पा रहा है बच्चा 40 से 60 शब्द एक मिनट में अपनी किताब से, तो बच्चे की साक्षरता अच्छी चल रही है। यदि बच्चा 999 तक गिनतियों को पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है, बोल भी लेता है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे की साक्षरता गणित में भी अच्छी चल रही है। इसके अलावा बच्चा यदि घटाना आ जाए, बच्चे पे यदि माइनस करना आ जाए 99 तक, मतलब 2 डिजिट के नंबर यदि वो माइनस कर ले, 2 डिजिट के नंबर यदि वो माइनस कर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे की FLN बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ग्रेड 2 तक। अब ग्रेड 3 मतलब कक्षा 3 में आके हम क्या चेक करेंगे कि बच्चे के अंदर ये लक्ष्य हो, तो बच्चा FLN को क्या है, यदि बच्चा ग्रेड 3 में है तो कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट अर्थ के साथ यदि पढ़ पा रहा है, वो 60 शब्द प्रति मिनट अर्थ के साथ यदि पढ़ पा रहा है तो बच्चा साक्षरता अच्छी चल रही है। बच्चा 9999 तक गिनती पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है, इसका मतलब बच्चे की साक्षरता अच्छी चल रही है। बच्चा यदि साधारण गुणा करना सीख गया है कक्षा 3 तक, इसका मतलब क्या है, उसकी FLN मतलब मूलभूत साक्षरता भाषा में और अंक ज्ञान बिल्कुल अच्छा चल रहा है। ये हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब बच्चे का हम अधिगम का आकलन कैसे करेंगे, लर्निंग असेसमेंट बच्चे का हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू FLN हमें बात बताई गई है कि आकलन की कई तकनीकों का उपयोग करके बच्चों की प्रगति और व्यापक तरीके से ट्रैक करने के लिए मूल्यांकन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें रचनात्मक मूल्यांकन का सहारा लेना है। यह प्रत्येक मूलभूत चरण में सीखने के अंतराल की प्रारंभिक पहचान लक्ष्य रखता है। क्या है यहाँ पर, क्या दिया गया है कि फाउंडेशनल ईयर 1 से लेके 6 तक, मतलब फाउंडेशनल ईयर मतलब कक्षा 1, फाउंडेशनल 1 से लेकर 6 का मतलब क्या है, 3 से 9 वर्ष तक का बच्चा, मतलब जब 3 वर्ष का होगा तो फाउंडेशनल ईयर फर्स्ट होगी, 4 वर्ष का होगा तो फाउंडेशनल ईयर सेकंड होगी, 5 वर्ष का होगा तो फाउंडेशनल ईयर थर्ड होगी, ठीक है ना। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष, इस हिसाब से क्या करा गया, ये फाउंडेशनल ईयर रखी गई कि फाउंडेशनल ईयर 1 से लेकर 6 तक के लक्ष्य रखे गए। इनमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए, इनमें क्या हुआ, ये कुछ लक्ष्य रखे गए, ये बात यहां पर बताई गई है। अगला क्या है, होलिस्टिक व उद्देश्यपूर्ण समायोजन आकलन बच्चे को आपको करना है, जिसे कहते हैं पर्पसिव असेसमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। बच्चे का विभिन्न तकनीकों का हम उपयोग कर सकते हैं बच्चे की प्रगति को ट्रैक करने के लिए, ठीक है ना। जितने भी स्टेक होल्डर हितधारक हैं, जैसे कि आपके टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, पेरेंट, ठीक है ना, या आपके समाज या समुदाय के लोग, उनको स्टेक होल्डर यहां पर कहा गया है, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। कैसे, बच्चे की ताकत, जरूरत और रुचि के और प्राथमिकताओं की पहचान करें। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे के आकलन में, सबसे पहले बच्चे की ताकत, जरूरत, रुचि और प्राथमिकताओं की पहचान करनी है। बच्चे के प्रदर्शन को सशक्त बनाने और हस्तक्षेप के माध्यम से इसे मजबूत बनाना है। किसकी, सोसाइटी के हस्तक्षेप के माध्यम से आपको बच्चे के प्रदर्शन को क्या करना है, सशक्त और मजबूत बनाना है। मुद्दे और चिंताओं के क्षेत्र को हल करने के लिए सहयोग करना है। सीखने के अंतराल, लर्निंग गैप्स जो बच्चों के हो गए हैं, सीखने की कठिनाई या लर्निंग डिफिकल्टी कि हमें शुरुआत में ही बच्चे की पहचान कर लेनी है। यदि बच्चे को यहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है या बच्चे को यहाँ पर क्या है, सीखने में अंतराल या गैप्स आ रहे हैं, यहाँ पर यदि बच्चे में गैप आ रहा है तो बच्चा आगे सीख नहीं सकता। इस बात का हमें शुरुआत में ही क्या कर लेनी है, पहचान में योगदान देना है। मूलभूत शिक्षा के दौरान आकलन को मोटे तौर पर 2 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। यदि बच्चा मूलभूत शिक्षा मतलब फाउंडेशनल लर्निंग के दौरान आकलन यदि हम बच्चे करते तो उसको 2 स्तर पर विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 स्तर हैं, सबसे पहला स्तर है स्कूल बेस असेसमेंट, जिसे SBA शॉर्ट फॉर्म कह दिया है, इसे कह सकते हैं विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है दोस्तों, SBA को बुनियादी स्तर पर तनाव मुक्त होना चाहिए। जो स्कूल बेस असेसमेंट है वो बुनियादी स्तर पर बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए। बात कही भी गई है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निपुण भारत में कि हमें कक्षा मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, या कहें 6 वर्ष तक के बच्चों को हमें बिना किसी टेक्स्ट बुक के पढ़ाना है,
बिना किसी पाठ्य पुस्तक के पढ़ाना है, उन्हें केवल और केवल खेल के माध्यम से पढ़ाना है। और बुनियादी स्तर पर जब हम खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे, इसका मतलब कि आकलन भी हमारा कैसा होना चाहिए, आकलन भी हमारा बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए, किसी बच्चे में कोई तनाव आए ना आकलन के टाइम पे। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और बड़े पैमाने पर अनुभव और गतिविधियों की भीड़, मतलब जैसे कहते हैं मल्टीट्यूड में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें गुणात्मक अवलोकन के माध्यम होना चाहिए, मतलब उनका रचनात्मक अवलोकन हमें करना है, गुणात्मक अवलोकन उन्हें क्या करना है, क्या उनके एक भीड़ सी में पूरे बच्चों को ले आए, है ना, और वहां पर उनसे कोई बात पूछें, खेल खेल में सब काम करें, बिल्कुल तनाव मुक्त आकलन हो उनका स्कूल बेस में, सबसे बड़ी बात ये कही है। और दूसरी बात, दूसरे तरह का आकलन कौन सा, लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, बड़े पैमाने पर मानकीकृत मूल्यांकन। ये क्या होता है, बड़े पैमाने पर आकलन राष्ट्र, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा प्रणाली पर केंद्रित है और राष्ट्र, राज्य या जिले के शैक्षणिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है। इसका मतलब क्या है, ये बड़े पैमाने पर करना है तो क्या है, आप पूरे स्कूल या जिले का डाटा बच्चों को दें और वहां पर कुछ इस तरह की चीजें होंगी और वहां से आप बच्चे का मूल्यांकन, आकलन कर सकते हैं। ये पूरा पूरा डाटा के ऊपर आधारित होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है समावेशी कक्षा बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सी पेडागोजी हम यूज करें कि हमारी समावेशी कक्षा बन जाए। समावेशी कक्षा यदि होगी तो बच्चे क्या है, अच्छी तरह से सीख पाएंगे। लेकिन हमें क्या है, सिखाना तो सबको एक जैसा, लेकिन आकलन हमें सबका एक जैसा नहीं करना। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या है कि आपकी जो समावेशी कक्षा के लिए हमें कैसा शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर हमें बल देना है। जो हमारा शिक्षा शास्त्र हो, पेडागोजी जो हमारी बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड हो। दूसरा, प्रमाणिक हो, ऑथेंटिक हो, उपयुक्त हो, एप्रोप्रिएट हो सबके लिए और सुलभ हो, मतलब सब कोई उसे एक्सेस कर सके। खिलौनों और इन सब के ऊपर आधारित हो। किन सब के ऊपर आधारित हो, खिलौने इत्यादि के ऊपर वो चीज आधारित हो। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है कि ये प्रमाणिक भी हो, एप्रोप्रिएट भी हो, सुलभ भी हो और खिलौने और सामग्री सहित इंटरेक्टिव कक्षा पर जोर दे। मतलब कुल मिलाकर टीएलएम की सहायता से आपको सब काम करना है। जो आपका मतलब जो आपकी पेडागोजी हो टीएलएम के आधारित हो, सब कोई सरल हो, सुलभ हो सबके लिए। खिलौने आधारित शिक्षा शास्त्र पर आपको विशेष जोर देना है बच्चों के लिए जो कि फाउंडेशनल स्टेज पर है। क्यों? क्योंकि हमारी बात कही गई है कक्षा 6 तक हमें कोई भी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग नहीं करना, बच्चों को खेल आदि के माध्यम से ये चीज़ें बतानी है। हमें एक्टिविटी बेस्ड जो है पेडागोजी का यूज करना है, मतलब गतिविधि आधारित पेडागोजी का हमें यूज करना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी है बच्चों को, अनुभव परक, ये अनुभवात्मक अधिगम कराना है। मतलब बच्चे कुछ भी चीज़ करें उसका उनको कुछ ना कुछ अनुभव हो लाइफ में, उन ऐसा लगे कि आज हम कुछ नया अनुभव हुआ है, कुछ लर्निंग नई हुई है, ऐसा अनुभवात्मक अधिगम कराना है। और उसको चीज़ को करने के बाद में उन्हें अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। खेल आधारित हमें काम करना है, प्ले बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है हमारी एनईपी में। खेल को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एनसीएफ 2022 जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए, उसमें भी खेलों पर विशेष जोर है। खेल को वहाँ पर 3 तरीके से विभाजित किया गया है, मुक्त खेल, गाइडेड खेल, ठीक है ना, और इसके अलावा तीसरा खेल, और 3 तरीके के खेलों में विभाजित किया गया। तीनों बात बताई गई हैं, ठीक है ना। कला आधारित हो, मतलब आर्ट बेस्ड हमारी पेडागोजी होनी चाहिए। कहानी कहने पर आधारित हो, मतलब स्टोरी टेलिंग पर आधारित होनी चाहिए पेडागोजी हमारी। और आईसीटी इंटीग्रेटेड, मतलब क्या हो, हमारी इंटरनेट इत्यादि के ऊपर वो आधारित होनी चाहिए जो हमें पेडागोजी का यूज करना है। संदर्भ सामग्री, कंटेक्चुअलाइजेशन, प्रत्येक राज्य की भाषाई और सामाजिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बनाना है। जो हमें सामग्रियों का यूज करना है ना, वो भाषा और राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को ध्यान में रख के हमें चीज़ें डिजाइन करनी है। ये बात भी यहाँ पर विशेष रूप से कही गई है। अगला पॉइंट है एल्प्स अप्रोच, ELPS अप्रोच। इससे प्रश्न आपके आने की बहुत उम्मीद है। एल्प्स अप्रोच, ELPS अप्रोच, ये क्या चीज है? तो ई का मतलब है ई फॉर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? बच्चों को भौतिक वस्तुओं के साथ अनुभव कराना।
एल्प्स में ई का मतलब है भौतिक वस्तुओं के साथ बच्चों का अनुभव कराना। एल का मतलब है स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, मतलब बोले जाने वाली भाषा जो अनुभवों का वर्णन करती है, उसका मतलब एल हो गया। इसका भी यूज करना है। पी का मतलब बच्चों को पिक्चर दिखाकर उनको अनुभव कराना, मतलब चित्र जो अनुभव दिखाते हैं बच्चों को पिक्चर दिखाकर अनुभव कराना। एस का मतलब जो सिंबल है उनको लिखकर बताना, लिखित प्रतीक जो अनुभव का सामान्यीकरण करते हैं उनका भी यूज करना है। ये बात यहाँ पर एल्प्स टेक्निक में कही गई, और एल्प्स टेक्निक द्वारा भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एल्प्स का मतलब ई से एक्सपीरियंस कराना बच्चों को, फिर एल से लैंग्वेज बुलवाकर एक्सपीरियंस कराना, पी से पिक्चर दिखाकर एक्सपीरियंस, और एस से जो रिटन में सिंबल होते हैं उनको लिखकर उनका एक्सपीरियंस कराना। एल्प्स टेक्निक द्वारा भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल क्या होता है बाल वाटिका इत्यादि के लिए, तो ये क्या है, एक मॉड्यूल है जो सभी ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने के लिए आधारित किया गया है। कि बाल वाटिका में क्या करा गया है मैं बताऊं आपको। बाल वाटिका में कहा गया है कि बाल वाटिका को बच्चों को 3 महीने का एक मॉड्यूल बनाया गया है कि 3 महीने में बच्चे को ये चीजें सिखानी है। कुछ एक बात कही गई कि बच्चे को 3 महीने के लिए हम बाल वाटिका में, लेकिन 3 महीने के अंदर इन चीजों को हमें सिखाना है, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसे ही कहा गया है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जो कि स्पेशली किसके लिए, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बनाया गया है। केवल 3 महीने के लिए है वो, और 3 महीने में हम मॉड्यूल वो पूरा करना है, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, गतिविधि व कार्य पुस्तिका किसके आसपास होनी चाहिए, जो गतिविधि और कार्य पुस्तिका में बच्चों के लिए इनके लिए बनाने 3 महीनों के लिए, किसके आसपास हो। आवाज, उसमें आवाजें दे रखी हो, शब्द हो, वर्णमाला हो, कलर हो, रंग हो, शेप हो, मतलब आकार हो, और अंक इत्यादि, इन सब चीजों के आसपास वो चीज घूमे। 3 महीने का मॉड्यूल हो, उसमें ये सब चीजें हो। इसमें साथियों और सहयोगियों तथा माता पिता के साथ सहयोग शामिल होना चाहिए, इन सब का सहयोग भी होना चाहिए, तभी हम 3 महीने में उन बाल वाटिका के बच्चों को सब चीजें सिखा सकते हैं। सामग्री कौन कौन सी इसके लिए बनाएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसके लिए सामग्री विकसित करेगा। और कहाँ लागू होगा ये, आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल में, मतलब जो प्री प्राइमरी या प्ले स्कूल कहते हैं, बालवाड़ी और बाल वाटिका इत्यादि में मॉड्यूल शामिल होगा। 3 मंथ के लिए मॉड्यूल होगा स्पेशल, मतलब 3 मंथ में उन बच्चों को ये सब चीजें हमें सिखानी है जो मैंने बात बताई। किसके आधारित होनी चाहिए वो, आवाज आधारित होनी चाहिए, शब्द आधारित, वर्णमाला आधारित, रंग और अंक और शेप्स, मतलब आकार आधारित होनी चाहिए। 3 महीने में मॉड्यूल हमें पूरा करना है। कहाँ लागू होगा, बाल वाटिका, बालवाड़ी इत्यादि में लागू होगा। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आपको मेरी ये क्लास, अपने कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो यूट्यूब पर ही आपकी FLN की मैंने डाली, निपुण भारत की मैंने डाली, तो अपने कमेंट्स जरूर करके बताते रहें किस किस प्रकार की क्लास रही मेरी। तो और बाकी कोर्स यदि किसी को ज्वाइन करना है तो हमारे दिशा एकेडमी दादरी से जाकर कोर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।